नमस्कार। अब हम एक ऐसे पथ में चल रहे हैं, उस पथ में, उस मार्ग में शोध के आयाम क्या क्या हो सकते हैं और किन मुद्दों पर अनुसंधान हो सकता है, उसी पर एक जिज्ञासा को जगाने का प्रयास कर रहे थे। और आज इस भाग में कुछ ऐसे विषय आपके सामने प्रस्तुत करने के प्रयास कर रहे हैं। वे विषय विवादास्पद लगते हैं और उन विषयों में मतभेद दिखने लगता है और वे बहुत बार संवेदनशील लगते हैं। तो वास्तव में उनमें विवाद हैं, तो उस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, हम किस दृष्टि से उनमें शोध कर सकते हैं, और यदि उनमें विवाद नहीं है तो हम उस एकरूपता को, उन विवादों के पीछे छिपे हुए उस राज की बात को हम लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं, यही आज का विषय है। और यदि विषय को और सरलता से सामने ले आवे तो उसको ऐसे ले आ सकते हैं। हाल ही में एक ग्रहण हुआ और बहुत स्थानों में देखने को मिला कि आचार्य वराह मिहिर के द्वारा बृहद संहिता में प्रदत्त एक श्लोक, उस श्लोक में आषाढ़ मास में लगने वाले ग्रहण के बारे में विचार दिया हुआ था और उस श्लोक के आधार पर कुछ फलादेश भी हुआ था। यहाँ विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय यह है कि यदि हम अमांत के महीना को लेते हैं, अर्थात अमावस्या के अंत से लेकर अमावस्या के अंत तक को यदि हम एक महीना मानते हैं, तो उस स्थिति में यह ज्येष्ठ मास है। अर्थात ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन ग्रहण लगा था। और यदि हम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो महीने का व्यवहार चलता है उस आधार पे ले तो वह आषाढ़ का महीना है। इसमें मैं क्यों कहा था यह संवेदनशील, अब तो समझ में आ गया, और विवादग्रस्त क्यों कहा था ये भी समझ में बहुत हद तक आ जाता है। यहाँ जैसे मैं ही हूं, अमावस्या से अमावस्या तक के महीने का अनुपालन करता हूं, और वह अनुपालन मैं इस कारण से करता हूं क्योंकि मेरे स्थान में, अर्थात दक्षिण भारत में, अमावस्या से अमावस्या तक महीने का व्यवहार होता है। और इसको भी और सरलता से बताऊं तो मैं ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ था। मेरा जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन हुआ। किंतु यदि मैं ऐसे किसी को, यदि उत्तर भारत में मैं केवल इतना बताऊं कि मेरा जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन हुआ, तो यहां पर कौन सा दिन निकालेंगे? तो वो एक महीने के पहले का दिन निकाल लेंगे। तो एक तरीके का विवादग्रस्त है और एक तरीके का संवेदनशील भी है। तो इसमें क्या करना चाहिए? और इस भाग में इस विषय को लेने के पीछे भी एक उद्देश्य ऐसे ही था। किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रश्न करने पर भी इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ा। गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ज्योतिष विज्ञान है और भारतीय परंपरा के सभी शास्त्र विज्ञान हैं और वैदिक परंपरा अनादिकाल से चल रहा है। इन सभी बातों को सिद्ध करने के लिए और वैदिक परंपरा के अच्छे गुणों को समाज में ले जाने के लिए आपके पास प्रथम अर्हता अथवा प्रथम आवश्यकता क्या होगी? वह एक रूपता। यदि वैदिक परंपरा के लोगों में मतभेद रहता है
और यदि वैदिक परंपरा के अनुयायियों में संवेदनशील मुद्दे रह जाते हैं तो किस प्रकार का प्रचार प्रसार हो सकता है। और यहाँ हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि ये मतभेद हैं। स्थान के आधार पर, अर्थात विंध्य के उत्तर और विंध्य के दक्षिण होने के कारण शास्त्रीय वचनों के आधार पर अथवा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी बहुत क्षेत्र जो विवादित क्षेत्र घोषित नहीं होने चाहिए, जिनको भी हम विवादों के घेरे में ले आते हैं। तो इस स्थिति में जो वैदिक अनुयायी अपने आपस में भिड़ते रहेंगे तो समाज इसको स्वीकारेगा कैसे। तो इस दृष्टि में एक अनुसंधान तो होना चाहिए। अब फिर वापस बात पे आता हूं। आचार्य वराहमिहिर जो 5वीं सदी में थे, अर्थात आज से 1500 वर्ष पहले थे, उस समय में पूर्णिमांत का महीना चला या अमांत का महीना चला, इसको स्पष्ट रूप से अर्थात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर कहने के आधार अपने पास नहीं है। और उस ग्रंथ में भी हमें इस प्रकार का उद्धरण नहीं मिलता है। नहीं मिलने का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष है, उसको हम बाद में विचार करते हैं। फिर परंपरा को देखें तो यदि आप काशी से प्रकाशित होने वाले पंचांगों को देखिए अथवा उत्तर भारत के कोई भी पंचांग को देखिए, यहाँ पूर्णिमांत के बाद मास परिवर्तित हो जाएगा। पूर्णिमांत से मास परिवर्तित होने का अर्थ कृष्ण पक्ष 1 महीने पहले आ जाएगा। तो इसको अशुद्ध नहीं कहेंगे। अशुद्ध कहने के हमारे पास आधार नहीं है। अर्थात इस परंपरा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसके शोध के बिना हम इसको आधारहीन नहीं मान सकते हैं। और दक्षिण भारत में जो चल रहा है वो सैद्धांतिक है, वो शुद्ध है, इतना हम शास्त्रीय वचनों से ही कह सकते हैं। और इधर उत्तर भारत के भी हम अशुद्ध नहीं कह सकते हैं और आधारहीन भी नहीं कह सकते हैं। और उसकी परंपरा के प्रारंभ को हमें देखना होगा। अब देखते हैं सैद्धांतिक पक्ष को। ये मुद्दा हमेशा रहा मतलब हमेशा रहा, इसको कहने का अर्थ क्या है कि जो वर्तमान समय है, अर्थात उसको आजादी का भारत अर्थात स्वतंत्र भारत समझिए, अथवा बापूदेव शास्त्री जी के समय के बाद के समय को कहिए, कि जहां एक दृग्गणित नाम से एक अलग प्रथा जब प्रारंभ हुआ था, तो उस समय के बाद के समय को मानिए। यह विवाद का विषय अर्थात लोगों में मतभेद का विषय रहा। एक दक्षिण भारत के, एक उत्तर भारत के सामने आने पर उनमें बहुत बार तू में होने की संभावनाएं भी बन जाती थी और बन जाती हैं, अभी भी बनती हैं। अभी 2 विद्वानों में आपसी मतभेद होने पर ये मुद्दे सब सामने आने लग जाते हैं। तो वास्तव में ज्योतिष का पक्ष क्या है? ऋषिकेश पंचांग के एक गणितज्ञ, जिस पंचांग के लिए गणित का जो कार्य करते थे और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करते थे, श्री हीरालाल मिश्र जी, उनसे इस बात पर चर्चा होती थी। समय समय पर ऐसे चर्चा होते हैं, स्वाभाविक बात है। तो उस समय में गुरुजी केवल इतना बताते थे कि यह परंपरा आ रहा है और इस परंपरा का प्रारंभ क्या है, ये कहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। अर्थात यहां शोध की अपेक्षा है, हम एकाएक में इस मुद्दे पे कूद नहीं सकते हैं। फिर गुरुजी का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था वहां पर, और वह महत्वपूर्ण वक्तव्य को हम ज्योतिष की दृष्टि से भी देख सकते हैं।
यदि पूर्णिमांत माह को यदि हम लेते हैं सैद्धांतिक पक्ष के रूप में, तो अधिमास नामक चीज कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। अर्थात सौरमास एवं चांद्रमास, सौर वर्ष एवं चांद्र वर्ष में संतुलन लाने के लिए, संतुलन के लिए जिस अधिमास की व्यवस्था की गई है, जिसे हम मलमास कहते हैं, अथवा जिस क्षयमास की व्यवस्था है, वो संभव नहीं है। क्षयमास को किनारे रखिए, अधिमास तक ही हमें बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। अधिमास का वास्तविक प्रवृत्ति कहां से है? वो संक्रांति और अमावस्या के बीच से है। अर्थात अमावस्या और संक्रांति के बीच में जो अंतर है, कभी जो अंतर शून्य रहा और वह शून्यता से धीरे धीरे बढ़ते वो 32 महीनों के, लगभग 32 महीनों के समय में वह एक महीने का रूप ले लेता है। और फिर उस महीने में संक्रांति के न होने के कारण और महीने का व्यवहार संक्रांति से ही होने के कारण, मास संक्रांति उपलक्षित होने के कारण उसको हम अधिमास कहते हैं। और इस व्यवस्था को, काल चक्र को संतुलित रखने के लिए भारतीय काल व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई। और ये जो अधिमास की व्यवस्था है, यह संभव नहीं है। यदि हम पौर्णिमांत मास को लेते हैं तो वहां अधिमास की एक कल्पना कहिए, व्यवस्था कहिए, उस व्यवस्था से हमें बाहर आना होगा। तो फिर गुरुजी के बातों का अर्थ समझ में आ गया। परंपरा चल रही है, उत्तर भारत में परंपरा चली हुई है, और कब से चली है यह अनुसंधेय विषय है। इसका अनुसंधान होना चाहिए। इसका विरोध करने से हमें शास्त्रीय दृष्टि से कोई उपलब्धि नहीं होने वाला है, और इसमें सामंजस्य बैठाने से ही समाज के हित है। और ये अनुसंधेय विषय भी हैं। पूर्णिमासी ये जो शब्द वैदिक काल से जो पूर्णिमास माने मास को पूर्ण होने का इंगित करने की जो भाव जहां कुछ आचार्यों ने लिए हैं, तो इसको हम एकाएक में ये नहीं कह सकते हैं कि यह अवैदिक है। तो हमें किस हद तक पूर्णिमांत मास का व्यवहार करना चाहिए अथवा किस स्थान में व्यवहार करना चाहिए, यहाँ आचार्यों की दूरदृष्टि क्या थी, आचार्यों का अभिमत क्या था, इसको हमें अनुसंधान करना होगा। और यही विवाद, यदि इसको विवाद मानते हैं तो वास्तव में विवाद नहीं है, यह एक व्यवस्था है। और व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर अनुसंधान होना आवश्यक है। इसी प्रकार की यह बात कालिदास के मेघदूतम से भी आ जाती है। कालिदास महोदय आषाढ़ के प्रथम दिन मेघों की जो चलने वाले मेघ थे उनको एक संदेश देते हैं। वो जो मेघ संदेश के नाम से, मेघदूतम के नाम से हम सभी जानते हैं, यह वास्तव में वहां आचार्य कालिदास के काव्य सत्ता से बहुत ज्यादा अधिक उनके खगोलीय ज्ञान की सत्ता को प्रकट करता है। और वह उनके काल गणना में अथवा काल विधान शास्त्र में उनके रुचि को और उनके सत्ता को अभिव्यक्त करता है। तो वहां पर भी एक मुद्दा यह आ सकता है कि यह आषाढ़ का प्रथम दिन कौन सा? कृष्ण पक्ष आदि से जब आषाढ़ महीना प्रारंभ हो जाता है तो हम उस आषाढ़ के प्रथम दिवस को ले, अथवा अमांत से अमांत तक के महीने के व्यवहार में अमांत के बाद जो आषाढ़ जब प्रारंभ होगा तो उस दिन को लें। तो यही बात वायु परीक्षण के संदर्भ में वराहमिहिर भी कहते हैं कि आषाढ़ के प्रथम दिन में वायु परीक्षण होना चाहिए, और उसी वायु परीक्षण से उस वर्ष
उस संवत्सर में कितने वर्षा होगी, इसका आकलन करने का भी विधान आचार्य वराह मिहिर बताते हैं। तो यहां पर भी एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा यदि इसको विवाद के रूप में देखते हैं। तो यदि हम सैद्धांतिक पक्ष में अधिमास की व्यवस्था नहीं हो सकती है, अतः सिद्धांत का पक्ष अमांत से अमांत तक का ही मास होना चाहिए, जैसे सूर्य सिद्धांत आदि में अमांत से अमांत का, अथवा सभी सिद्धांत ग्रंथों में अमांत से अमांत तक का चांद्रमास का ग्रहण किया गया है। अतः सैद्धांतिक पक्ष में काल साधन के समय उसी महीने का व्यवहार होना चाहिए, और उत्तर में पूर्णिमांत से पूर्णिमांत तक महीने के व्यवहार की इस परंपरा के कारणों पर एक गहराई से शोध होना चाहिए। हम इस पक्ष से भी चल सकते हैं। और इस प्रकार के अनेक विवाद हैं ज्योतिष में जो वास्तव में विवाद नहीं है, उनको हम विवादों का नाम देते हैं, उनको हम विवाद कहने लगते हैं, और कहीं उनको विवाद के रूप में व्यवहार हुआ तो वह व्यवहार ऐसे चल पड़ा तो वह परंपरा हो गई। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यदि ज्योतिष विज्ञान है तो विज्ञान में विवाद की संभावना नहीं होती है, और यदि आचार्यों के द्वारा प्रदत्त विषय स्थानापेक्ष हैं, स्थान सापेक्ष हैं, तो उसका ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि काल स्थान सापेक्ष होता है। आपकी दिशा जैसे बदलती है वैसे समय बदलने लगता है। आकाशीय स्थिति नहीं बदलती, किंतु पृथ्वी पर आपके दिशा के आधार पर स्थानीय समय बदल जाता है। तो इसलिए आचार्य बहुत हद तक उन वैज्ञानिक तथ्यों को भूसापेक्ष जब उपदिष्ट किए, जब उनका उपदेश दिए, तो उनको स्थानानुगुण, स्थान सापेक्ष उनका व्यवहार करने के उपदेश दिए थे। और उसी प्रकार से बहुत विषयों का व्यवहार हो रहा है, और उनको हम उन व्यवहारों को स्थानापेक्ष, स्थान सापेक्ष उन व्यवहारों को हम विवादों के नाम देकर उसकी गहराई, उनकी संवेदनशीलता को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक परंपरागत पंचांग और एक दृढ़ पंचांग नाम से एक विवाद को भी हम पिछले 300 सालों से पालते हुए आ रहे हैं, और आने वाले भागों में उन विषयों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आखिर उन विषयों में, उन मुद्दों में हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, किस प्रकार की शोध नीति अपनानी चाहिए, किस प्रकार की अनुसंधान नीति अपनानी चाहिए, और किस प्रकार से हमें उनमें शोध करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में।